नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू कर रखा है महत्वपूर्ण कक्षा 12 का टॉपिक और कक्षा 12 का बोर्ड जो 2024 का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण सिलेबस और अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट, जैसे ही ब्लूप्रिंट बोर्ड का जारी होगा उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी करवाएगी। फिलहाल अपन संपूर्ण सिलेबस देख रहे हैं। तो 12वीं क्लास के अंदर किस प्रकार से अपन अपना जो मिशन रहेगा 56 में से 56 नंबर अपने भूगोल में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में कि 56 नंबर लाने के लिए किस तरह से तैयारी करें, प्रश्न का आंसर कैसे लिखें, यह महत्वपूर्ण पहलू है कि अपन आंसर देते समय प्रश्न का किस प्रकार से आंसर दें, कितना दें, कितनी उसकी डिमांड है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, आदि आदि बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल संपूर्ण सिलेबस अपने समझ में आना बहुत जरूरी है। यदि सिलेबस समझ में नहीं आता है तो उस समय हम पेपर को सही ढंग से सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम देख रहे हैं बारी बारी से विस्तृत संपूर्ण लेसन जो है उसको टॉपिक वाइज देख रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही ब्लूप्रिंट आएगा तो अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आप जुड़े रहे हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जो अपना है सर्वा क्लासेज, जो मिशन जियोग्राफी अपना टारगेट है कि मिशन जियोग्राफी का मतलब अपन भूगोल संपूर्ण बच्चों तक पहुंचाना अपना उद्देश्य है। इसके अलावा संपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो 12वीं क्लास के टॉपिक को अपने शुरू कर रखा है, तो बात करते हैं उसी टॉपिक की। अधिक से अधिक बच्चों को, जो सीनियर क्लास के बच्चे उनको अधिक से अधिक जोड़ें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो जाए। तो शुरू करें आज का टॉपिक, जिसका एक वीडियो पहले से जारी कर दिया गया है। ये दूसरा वीडियो आज अपना है मानव भूगोल और मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषयक क्षेत्र, यह टॉपिक का शेष बचा हुआ भाग है। हम पहुंचे थे इसकी अवधारणा, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन अपन ने देख ली थी। आज हम 3 महत्वपूर्ण पहलू से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 तरह की अवधारणाएं चलती है, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो वहां से इसी टॉपिक को अपन शुरू करते हैं। देखिए मानव भूगोल की अवधारणाएं, तो यहां पे मुख्य रूप से इसमें 3 अवधारणाएं अपने सिलेबस में है और वो 3 अवधारणाएं हैं। एक तो है निश्चयवाद डिटरमिनिज्म। निश्चयवाद की जो अवधारणा है, इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ यदि अपन लें तो प्रकृति का प्रभाव मानव पर निश्चित है। इसको कैसे समझे अपन कि प्रकृति का प्रभाव मानव पर निश्चित है, अर्थात मनुष्य चाहते हुए भी इस धारणा के, इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे, जो विचारक थे, उनका मानना है कि प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर निश्चित है, उसमें मनुष्य कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसी धारणा कब तक चली, अभी विचार करते हैं उस पर भी। इस धारणा को मानने वाले कौन कौन लोग थे मुख्य रूप से, तो इसका निश्चयवाद की जो धारणा है, यह अवधारणा का प्रतिपादन कहाँ हुआ था, जर्मनी के अंदर, यानी जर्मन विचारधारा मुख्य रूप से। और भूगोलवेता कौन था, जो मानव भूगोल का जनक कहलाता है, फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने सबसे पहले ये एक विचारधारा दी, एक धारणा दी, एक सिद्धांत, एक थ्योरी जिसको कहें अपन, जिसका नाम था निश्चयवाद, डिटरमिनिज्म। ठीक है। इसके अलावा इसका सहयोग किया एलन चर्चिल सैंपल ने, ये अमेरिकन थी। इसका मतलब जर्मनी से, बाकी जर्मन भूगोलवेता है लेकिन ये अमेरिकन भूगोलवेता थी जिसने इसका समर्थन किया है। ठीक है। इसके अलावा पीटर हेगेट, कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और ली प्ले और एल्सवर्थ हटिंगटन, ये जलवायु से संबंधित है, जलवायुवेता थे हटिंगटन। तो इनने सबने निश्चयवाद का भरपूर समर्थन किया है, यानी वो निश्चयवाद के समर्थक थे। और उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में प्रकृति को हावी बताया है इस सिद्धांत के अनुसार कि प्रकृति ही सर्वोपरि है और मनुष्य उसका दास मात्र है। ठीक है। और दूसरी जो धारणा चली थी साथियों, वो दूसरी धारणा थी संभववाद। संभववाद पॉसिबलिज्म। इस पॉसिबलिज्म में संभववाद धारणा के जो प्रतिपादक प्रवर्तक थे, ये फ्रांस में पनपी धारणा थी और जिसका नाम था विडाल डी लाप्लास, यानी लाप्लास द्वारा दी गई अवधारणा जिसका नाम था संभववाद। और इसका जो अर्थ है वो है प्रकृति में परिवर्तन संभव है। शॉर्ट शब्द में अपन इसका उत्तर दें तो प्रकृति में परिवर्तन संभव है, अर्थात मनुष्य अपनी प्रखर बुद्धि से प्रकृति के विभिन्न घटकों में विभिन्न प्रकार के चेंजेस कर सकता है और प्रकृति के साथ
परिवर्तन करके उसमें अपने अनुसार उसको ढाल सकता है, ऐसा शंभवादियों ने माना। विशेषकर इसे विचारधारा को देने वाले जो थे वो ब्लास थे, और ये धारणा कहाँ से चली? फ्रांस से। शंभवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग साथियों किसने किया? तो वो शब्द का प्रयोग करने वाले थे लाफेब्रे। शंभवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लाफेब्रे ने। अन्य समर्थक इसके कौन कौन है? अन्य समर्थक की यदि अपन बात करते हैं अन्य समर्थकों में बात करेंगे अपन, तो अन्य समर्थक जैसे जीन ब्रून्स, ईसा बोमेन, हिगल, डिमांजिया, इन्होंने किसका समर्थन किया है? शंभवाद का समर्थन किया है। एक नई अवधारणा थी, और वो अवधारणा थी जिसका नाम था नवनिश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। नवनिश्चयवाद अवधारणा थी, और इसके प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर का मानना था कि प्रकृति इस धारणा के अनुसार, इस नई धारणा के अनुसार प्रकृति व मानव में सामंजस्य जरूरी है, सामंजस्य आवश्यक है। यानी ये मानते थे कि दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। अर्थात इस धारणा को मानने वाले जो टेलर महोदय थे, उनका मानना था कि न तो प्रकृति मनुष्य पर हावी है, न प्रकृति मानव पर हावी है, और न मानव प्रकृति पर हावी है, न मानव प्रकृति पर हावी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में क्या जरूरी है? आपस में सामंजस्य जरूरी है। तो प्रकृति पर हावी मनुष्य भी नहीं है, और मनुष्य, दोनों के बीच में तालमेल जरूरी है। न प्रकृति मनुष्य पर हावी है, न मानव प्रकृति पर हावी है। ऐसी धारणा थी जिसका नाम था नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है। अब यहां से यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो शंभवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा अपना लाफेब्रे ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। शंभवाद है क्या? इसके प्रवर्तक कौन थे? तो शंभवाद अवधारणा के प्रवर्तक फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी लाब्लास थे। विडाल डी लाब्लास थे। शंभवादी अवधारणा है क्या? तो इसमें क्या कहेंगे अपन कि शंभवादी विचारों का मानना था कि मनुष्य अपने प्रखर बुद्धि के माध्यम से प्रकृति में किसी भी प्रकार का चेंज कर सकता है। अर्थात मनुष्य प्रकृति में चाहे जैसे चेंज कर सकता है, प्रकृति या मनुष्य के अनुसार ढाली जा सकती है। ये इस विचारधारा के मानने वाले थे, उनका मानना था। इसके अन्य समर्थक, ये बिंदु मैंने आपको लिखा है, बताया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में अब की बार है नहीं कि इसके अन्य प्रवर्तक कौन कौन है। ये अपने सिलेबस में बारे में नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया थोड़ा कि आपको दिमाग में रहे कि जीन ब्रून्स, बोमेन, हिगल और डिमांजिया जो थे शंभवाद के अन्य समर्थक थे। ठीक है। अब यहां इसकी थोड़ी तुलनात्मक अपन कर लेते हैं कि तीनों जो अवधारणाएं हैं उनकी तुलना यदि अपन करेंगे, जैसे निश्चयवाद, संभववाद, यहां से प्रश्न आए तो उसको छोड़ना नहीं है, इजीली अपन उसको सरल कर देंगे। नवनिश्चयवाद। ठीक है। तीन तरह की अवधारणा, उसमें निश्चयवाद जो डिटर्मिनिज्म है, इसका दूसरा नाम है मानव का प्राकृतिकरण।
संभववाद का दूसरा नाम है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्राकृतिकरण। और नवनिश्चयवाद है, यह इसको कहा जाता है न्यू संभववाद। इसको न्यू संभववाद भी कहा जाता है। नवनिश्चयवाद यानी यह एक प्रकार का तालमेल है दोनों के अंदर कि इसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों सामंजस्य के साथ में रहते हैं। तो इसका वैसे कोई अलग नाम इसमें है नहीं अपने सिलेबस में। फिर इनके प्रवर्तक अपन देखेंगे, तो प्रवर्तक की अपन बात करेंगे तो इस निश्चयवाद के प्रवर्तक हो गए जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ये इसके प्रवर्तक थे। संभववाद के प्रवर्तक थे फ्रांसीसी, यानी इनका इस धारणा का जन्म कहाँ का है? फ्रांसीसी विद्वान या भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास। ठीक है। और इसके प्रवर्तक यदि अपन देखेंगे तो नवनिश्चयवाद के है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ये इनके प्रवर्तक हो गए। उसके बाद में यदि अपन जो संभववाद शब्द जो है उसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया प्रयोग? तो शब्द का प्रयोग करने वाला था सबसे पहले ला फेब्रे। सबसे पहले ला फेब्रे ने इस शब्द का संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक ला फेब्रे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। अब अर्थ क्या है इसका, मीनिंग मुख्य रूप से क्या, कब की अवधारणा है? तो इसका यदि अर्थ अपन लेते हैं तो यहां मैं लिख देता हूं इसके बारे में। निश्चयवादी जो अवधारणा है इसके अंदर महत्वपूर्ण अंतर, इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जब मानव प्रकृति पर निर्भर था, अर्थात प्रकृति के प्रति अज्ञान था, तो प्रकृति को देवतुल्य मानकर पूजा करता था और उस समय प्रकृति की हर परिघटना को देवीय प्रकोप समझता था। अब जब तक यही अवधारणा यानी यही विचारधारा जो थी, ये विचारधारा ही क्या कहलाए आगे चल करके मनुष्य कैसा था? जब मानव प्रकृति पर निर्भर होता था, आदिम था। ठीक है, और प्रकृति के प्रति अज्ञान था, यानी प्रकृति
प्राकृतिक शक्तियों को कोई नॉलेज, प्राकृतिक शक्तियों के बारे में उसके पास में कोई ज्ञान नहीं था। चाहे वर्षा होती हो, तूफान आता हो, आंधी आती हो, या अन्य कोई जैसे सूर्य तप हो, भूकंप, ज्वालामुखी आदि हो, तो आदि प्राकृतिक घटनाओं को क्या मानता था, देवी प्रकोप मान करके उसकी पूजा अर्चना करता था। तो उस अवस्था में वो अवस्था जो थी वो क्या कहलाती थी, उस धारणा को मानने वाले जो विद्वान थे उन्होंने उस अवस्था को क्या कहा है, निश्चयवाद। ठीक है, तो यह धारणा निश्चयवाद कहलाई। अब यहां पे निश्चयवादी धारणा जो थी, इसके अंदर मनुष्य जो आदि मानव था एक प्रकार से, क्योंकि उसको प्रकृति का ज्ञान नहीं था, तो मनुष्य किस प्रवृत्ति का था, आदिम था। यानी 17वीं सदी से पहले की बातें हैं ये सारी, 17वीं सदी 18वीं सदी से पहले की ये परिघटनाएं हैं, जब मनुष्य को प्रकृति के बारे में कोई नॉलेज नहीं था और प्रकृति को माता, प्रकृति माता किस रूप में मानता था। इस समय मनुष्य प्रकृति को माता प्रकृति रूप में समझता था। क्या कहता था, प्रकृति को माता तुल्य समझता था। तो ये उनके पास में इतनी ही यानी बुद्धिमत्ता थी, इतना ही नॉलेज उनको था, इसलिए प्रकृति को इसी रूप में समझता था। दूसरा जो है, दूसरा अपने पास में है संभववाद, और संभववाद के विचारक जो है विडाल डी लाप्लास, फ्रांस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब मानव ने नई खोज करके प्रकृति के रहस्यों को समझ लिया, तो वह प्रकृति में अपनी बुद्धि अनुसार परिवर्तन करने लगा। अर्थात अब मानव अपने विवेक बल पर प्रकृति पर हावी हो गया, प्रकृति पर जीत प्राप्त कर ली, यूं कह सकते हैं, जीत प्राप्त कर ली। अब ये जो अवधारणा थी ये कब की है, यह है 18वीं सदी के बाद की अवधारणा, और 18वीं सदी यानी 19वीं 20वीं सदी की अवधारणा है मुख्य रूप से। और उस समय मनुष्य है उसको नॉलेज, प्राकृतिक रहस्यों, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल की ज्ञान उसको हो गया था, वर्षा के संदर्भ में ज्ञान, पृथ्वी के अंदर में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इस बात का ज्ञान हो गया है ना। इसके अलावा अन्य नॉलेज उसको, चट्टानों के बारे में जानकारी उसको प्राप्त हो गई थी। तो विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की भूगर्भ की जानकारी उसने धीरे धीरे प्राप्त कर ली थी। तो विभिन्न प्रकार की जानकारी आई, आते ही उसने प्रकृति के ऊपर अपने बुद्धिमत्ता के बल पर जीत प्राप्त करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने प्रकृति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया, तो इस विचारधारा के लोगों ने इस बात को क्या कहा, शंभवाद अवधारणा कहा। यानी इस विचारधारा को शंभवाद कहा जाता है, अर्थात प्रकृति में परिवर्तन मनुष्य किसी भी प्रकार का कर सकता है, यह संभावना है। तीसरा है नियो डिटर्मिनिज्म, नवनिश्चयवाद। अब नवनिश्चयवादी जो थे, नवनिश्चयवाद, अब नवनिश्चयवाद की यदि बात करते हैं तो देखो इसमें क्या है विशेष। इसके नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। अब टेलर ने क्या कहा, टेलर के अनुसार यह नई अवधारणा है, हमें
प्रकृति पर न तो विजय प्राप्त करनी है व न प्रकृति के अधीन होना है। अब दोनों चीजें नहीं है, न तो विजय प्राप्त करनी न अधीन होना, अर्थात प्रकृति के साथ परिवहन नियमों के अनुसार व्यवहार करना है। अब परिवहन नियम कौन से हो गए? व्यवहार करना है। अब परिवहन नियम कौन से हो गए? जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट अपने परिवहन के अंदर है, विभिन्न प्रकार के जो चौराहे होते हैं वहाँ पे कुछ बत्तियाँ लगी होती है, इंडिकेट करती है हमें, और वो लाइट्स जो लगी होती है, जो बत्ती लगी होती है परिवहन की, उसमें 3 तरह की लाइट है। एक तो जैसे कि येलो लाइट उसमें होती है, इसके अलावा रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। तीनों अपने को सिग्नल देती है, अनेक अलग अलग सिग्नल देती है सभी। तो इसने टेलर ने कहा है कि ठीक वैसे ही हमें प्रकृति क्या करती है, अलग अलग सिग्नल देती है। जैसे कि परिवहन के अंदर 3 लाइट होती है, यानी येलो पीली लाइट होती है। तो पीली बत्ती किसके लिए बोलती है? तैयार रहो, ठीक है। और लाल बत्ती किसके लिए बोलती है? रुको। और हरी बत्ती क्या संकेत देती है? जाओ। हरी बत्ती के अनुसार क्या संकेत मिलता है? जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि टेलर का मानना है कि हमें प्रकृति के साथ इसी तरह से बिहेव करना है। अर्थात जब प्रकृति आपको रुकने के लिए कहे, अर्थात हमारी किसी भी प्रकार की हमारी एक्टिविटीज हैं, प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानव समुदाय के लिए या जैविक समुदाय के लिए यदि हार्मफुल हानिकारक नजर आए, उस कंडीशन में हमें प्रकृति में परिवर्तन करना बंद कर देना चाहिए। तो वहां पे रुक जाना चाहिए। अर्थात प्रकृति में चेंज, जैसे अपन खनन करते करते बहुत ज़्यादा खनन कर रहे हैं, और उसके बाद में यदि इस धरातल के अंदर, भूगर्भ के अंदर, जैसे हाल ही में हिमालय की घटना जो हुई है, मुख्य रूप से वहाँ पे कुछ चट्टानें हैं, कुछ सैलें हैं, वो खिसक रही है, भवनों में दरारें आ रही है। तो ये एक प्रकार से क्या है, प्रकृति वहाँ पे दोहन के लिए रुकने का संकेत दे रही है, ठीक है। दूसरा है कि जैसे ही रुकने के लिए कहे तो प्रकृति कुछ समय में अपने बैलेंस में आ जाएगी, और जैसे बैलेंस में आएगी तो ये कहता है कि पीली बत्ती क्या संकेत देती है कि प्रकृति मुख्य रूप से अपने बैलेंस में आ जाए, तब उसमें दोहन करने के लिए या उसका यूज या उपयोग अपने जीवन में करने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। और जैसे ही प्रकृति आज्ञा देती है, यानी हरी बत्ती देने का मतलब है पूर्ण रूप से प्रकृति यदि अपने बैलेंस में आ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का दोहन या प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनका दोहन शुरू कर देना चाहिए, और अपने विकास की गति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो ठीक इस प्रकार से 3 तरह के उदाहरण हैं, शंभवाद, निश्चयवाद, तो निश्चयवाद, शंभवाद और नवनिश्चयवाद। और सबसे प्रासंगिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन सी है? अपनी नवनिश्चयवादी धारणा, नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नियो डिटर्मिनिज्म का बड़ा महत्व है। प्रकृति के आदेश अनुसार प्रकृति के साथ में बिहेव अपने को करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से यदि कोई प्रश्न आया तो आप इजीली कर सकते हो। तीनों अवधारणाएं आपको मैंने समझा दी है, बेसिक सी बात है भाई, ज़्यादा कोई फर्क वाली बात है को नहीं, इजीली भाषा के माई है, साधारण वे में है। यदि आप कोशिश करा तो आसानी समझ आप अच्छे उत्तर देश का, ऐसी कोई बात को नहीं कि अपने समझ ना आवे। प्रयास करवाई की आवश्यकता, प्रयास अपन करना पड़े, बिना प्रयास करें कुछ हासिल हुआ को नहीं, ये शाश्वत सत्य है। क्या प्रयास नहीं कर सकें तो कुछ हाथ आवे भी कौन, क्योंकि एक संकेत भी है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा, आता श्लोक आता था एक संस्कृत के अंदर, तो उसमें लिखा होता था कि सोए सिंह, जो सिंह सबसे बड़ा शेर, जंगल का राजा जिसको कहते हैं, और सबसे बड़ा शिकारी प्रवृत्ति का जानवर है जंगल का, वो भी यदि सोया रहता है तो उसके मुंह में
मृग आकर के कभी नहीं कहता मुझे खा लो, चाहे उसको कितनी भूख क्यों न लगी हो। तो प्रयास करना पड़शी, प्रयास बढ़िया करशो, कोशिश अच्छी करशो, बार बार पढ़शो, बार बार नोट्स तैयार करशो और लिखवा को अभ्यास करशो तो इजीली कोई भी परीक्षा जो है हार्ड को नहीं हुए और कोई भी परीक्षा अति सरल भी को नहीं कह सका, एकदम सरल हुआ के बिना पेपर यहाँ पर पास कर सका। इसलिए प्रयास करनू, मेहनत करनू सब पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अपनी। तो अगली विचारधारा है अपनी 3 तरह की बाधाएं। भूगोल के अंदर 3 तरह की धारणाएं यहाँ पे आई है। इससे पहले एक धारणा अगली अपन देखते हैं, उपागम। मानव भूगोल के कुछ उपागम है, इसको अपन देखेंगे सारणी के अनुसार। देखो, समय अवधि, किस समय में क्या हुआ उसके अनुसार, और उपागम वृहत लक्षण, यानी मुख्य रूप से कि एक समय विशेष के अंदर किस तरह की क्रियाविधि चल रही थी, क्या उपागम चल रहा था और उसके प्रमुख लक्षण क्या थे, एक प्रकार की सारणी है। इसके अकॉर्डिंग अपन इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आरंभिक उपनिवेश युग। उपनिवेश युग कौन सा था? जब यूरोपीय राष्ट्रों ने विश्व के विभिन्न देशों के अंदर, विश्व के विभिन्न भागों में उस व्यापारिक गतिविधि के लिए, यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने व्यापारिक गतिविधि के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख उद्देश्य वही था उनका कि वो अपना व्यापार बढ़ाएंगे और विश्व के अन्य देशों की खोज की। जैसे कि 1492 के अंदर कोलंबस निकला था भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए, नई दुनिया अमेरिका की खोज कर बैठा, अनजाने में हो गई। उसके अलावा जैसे कि वास्को द गामा 1498 में निकला था, अफ्रीका के चक्कर लगा करके केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा था, केरल के अंदर कालीकट, केल्लिको जिसको कहा जाता है, तो वहां पहुंचा था। तो उसने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर ली। तो ये खोजें हुई और ये अन्वेषण और विवरण, उन्होंने जो जो खोज की अपनी उसका विवरण भी प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आरंभिक जो उपनिवेश युग था उस समय, यानी 16वीं 17वीं सदी का समय कह सकते हैं इसको। कौन सा है? 16वीं 17वीं सदी। ये जो काल था वो आरंभिक उपनिवेश युग था। अन्वेषण और खोज यानी नए नए प्रदेशों की खोज की गई थी, इसका समय था। और इसमें हुआ क्या था? साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि इस समय पुनर्जागरण हुआ था। एक शब्द आता है इतिहास में, पुनर्जागरण। तो सबसे पहले यूरोप में हुआ और इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ पे नए आविष्कार हुए, नई मशीनें बनी और नई मशीनें, नए आविष्कार है। इन चीज़ों ने, जब किसी वस्तु की अधिकता है तो व्यापार को जन्म दिया, व्यापार को जन्म दिया तो व्यापारी के व्यापार करने के लिए, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी उपलब्ध थी, तो नए प्रदेशों में जहाँ डिमांड पैदा की गई और वहाँ बेचने के लिए वो निकले। तो ठीक है कि इस समय में वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए नए क्षेत्रों की खोज में निकले और उस खोज से उपनिवेश जो एक नया शब्द पनपा है कि धीरे धीरे जहाँ जिस प्रदेश में वो गए वहाँ वो स्थायी हो गए और उसको फिर उस प्रदेश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इसने साम्राज्य व्यापारी की रुचियों के क्षेत्रों में नए क्षेत्रों को खोजा और अन्वेषण हुआ और यहाँ पे जहाँ भी वो गए वहाँ पे नई खोज, नई जलवायु, नई प्रकृति, नई मृदा आदि का विवरण प्रस्तुत हुआ। तो यहाँ पे भूगोलवेत्ताओं को एक महत्वपूर्ण, यूँ कहें कि सिलेबस मिल गया, बहुत महत्वपूर्ण विवरण यहाँ पे मिल गया, जिसका महत्व है भूगोलवेत्ताओं के लिए बढ़ गया, इसलिए इसको भूगोल के अंदर शामिल किया गया है। दूसरा जो बिंदु है इसमें उत्तर उपनिवेश युग, इसमें प्रादेशिक विश्लेषण शब्द दिया है। प्रादेशिक विश्लेषण, जैसे कि अन्वेषण और खोज में नए नए प्रदेशों की खोज हो गई थी, नए प्रदेशों का विवरण तैयार हो गया था, उसके बाद में अलग अलग प्रदेश की जलवायु को देखा गया, मिट्टियों को देखा गया, स्थलाकृति देखी गई, सब में भिन्नता पाई गई। ठीक है, तो उन प्रदेशों का क्या किया गया? विश्लेषण किया गया। उन प्रदेशों के अलग अलग पक्षों के आधार पर उनका ज्ञान किया गया, अलग अलग पक्षों के आधार पर उनमें साम्यता अलग की गई, जो है विविधता जो थी अलग की गई। ठीक है, तो प्रदेश के सभी पक्षों में विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग आते हैं, इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। तो सभी प्रदेश के विवरण अपने को मिल गए। तो अलग अलग प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश की जानकारी हासिल की गई
और देखा गया था किन प्रदेशों में साम्यता है और किस में भिन्नता है। इससे क्या होगा, संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी अपने को मिल जाएगी। अगला जो वाद है अंतर्युद्ध अवधि 1930 का दशक, अंतर्युद्ध अवधि। अब इसको अंतर्युद्ध अवधि क्यों कहा गया है? अंतर्युद्ध अवधि का मतलब है कि 2 विश्व युद्ध यहां होते हैं। 2 विश्व युद्ध यहां पे हुए थे। कब कब? 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, और 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध। और विश्व के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए थे ये, ठीक है, और विश्व को, विभिन्न देशों को एक नया सबक सिखा गए। दोनों युद्ध जो है मुख्य रूप से यूरोप के सेंटर थे, यानी इटली और जर्मनी महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ था, जिसके कारण उसको भी काफ़ी ज़्यादा हानि झेलनी पड़ी थी। तो ये दोनों युद्ध हुए। उस समय क्या हुआ है कि अंतर्युद्ध अवधि के 1930 का जो दशक था विश्व के लिए एक निर्णायक समय था, क्योंकि युद्ध के समय, जैसे प्रथम विश्व युद्ध था, उस समय विभिन्न देशों ने इस आशंका से आपस में प्रतिबंध लगा दिए और अपनी सेना का विस्तार शुरू कर दिया, अपने साम्राज्य के विस्तार के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी सीमा की चौकसी महत्वपूर्ण हो गई। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखी गई, क्योंकि सबको भय हो गया कि कोई भी देश कभी भी किसी पर हमला करके उसको हथिया सकता है। जर्मनी का विघटन करने से जर्मनी के अंदर आग, वहाँ के लोगों में एक प्रकार से कि आग की भावना हो गई, कि वो बदले की भावना में जल रहे थे कि कब हम वापस अपने इस विघटन का बदला लेंगे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की ये जो समय था, ये एक संपूर्ण विश्व के अंदर एक नई अवधारणा का समय था। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर इस समय में बल दिया गया। तो विशेष धारणा इसमें क्या रही कि प्रदेशों की भिन्नता को समझना महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया। 1960 के अंत से 1950 के दशक के अंत से 1960 दशक के अंत तक स्थानिक संगठन बने। अब क्या होता है कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1945 में, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, पहले के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन राष्ट्र संघ असफल हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो ये स्थानिक संगठन बने, अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षात्मक दृष्टि से विभिन्न देशों ने संगठन बनाना शुरू कर दिया था। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र पर योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य हो गया था। तो कंप्यूटर का प्रयोग प्लस मानचित्र कला का प्रयोग इसमें महत्वपूर्ण रहा। कब? 1950 और 60 के दशक में। 1970 का दशक, 3 तरह के मानववादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी, 3 तरह की विचारधाराओं का उदय होता है। और 3 तरह की विचारधाराएं है क्या? मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और मानवीय अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए एक बॉक्स है जिसके अपन चर्चा करेंगे। और 90 का दशक जो था वो भूगोल में आधुनिकवाद का लास्ट समय था। वृहद सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने के लिए वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे और अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के लिए महत्व पर जोर दिया गया। तो अब यहाँ तो कोई विशेष नहीं, ये क्या है? आमूलवादी, मानववादी और व्यवहारवादी विचारधारा, इस पर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये 3 तरह की धारणाएं। सबसे पहले मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी अवधारणा। अब नाम ही शब्द दे रखा है कल्याणपरक, इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण। अब भूगोल अध्ययन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रखा गया? मानव कल्याण। 1970 के दशक में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया कि भूगोल का अध्ययन किसके लिए होना चाहिए? उसमें सेंटर पॉइंट मनुष्य होना चाहिए और उसके कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो इस विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था, यानी मनुष्य का सामाजिक कल्याण हो, जैसे कि आर्थिक दृष्टि से लोग संपन्न हो, भूखमरी से न मरे,
भेदभाव की जो कंडीशन है उसको समाप्त किया जाए, मनुष्य पर होने वाले अत्याचार है उसको अंत किया जाए, विभिन्न प्रकार के यानी सामाजिक कल्याण की भावना इसमें महत्वपूर्ण थी। इसमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा यानी लोगों को रहने के लिए आवास उपलब्ध हो, स्वास्थ्य लोगों का सही हो, बीमारी से लोग न मरे, महामारियां न फैले, और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति विशेष तक पहुंचे। ठीक है, इन बिंदुओं पर बल दिया गया था। भूगोलवेताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। तो मानवतावादी कल्याण परक विचारधारा क्या कहती है कि मनुष्य का कल्याण सर्वोपरि है, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु मिलनी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी है आमूलवादी। रेडिकल विचारधारा के निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। यानी यहाँ पे महत्वपूर्ण है कार्ल मार्क्स जो है उसका समाजवाद। ठीक है, तो इसके अनुसार आमूलवादी विचारधारा के मानने वाले क्या थे कि यदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्र विशेष में यदि पूंजीपतियों का अधिकार है और मानव कल्याण की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले आवश्यकता है कि मनुष्य का अध्ययन किस आधार पर होना चाहिए, मानव कल्याण के रूप में होना चाहिए। यानी मनुष्य के बीच में असमानता उसको हटाना है, गरीबी जो है उसको हटाना है, स्वास्थ्य में जो कमी है उसको दूर करना है, लोगों के बीच में आर्थिक असमानता उसको दूर करना है। तो इस विचारधारा पर जोर दिया गया था, इसको भूगोल में एक अध्ययन के रूप में शामिल किया गया था। तो यह था आमूलवादी या रेडिकल परिवर्तन, और ये चाहते थे कि पूर्णतः मनुष्य केंद्रित हो और मनुष्य सेंटर्ड अध्ययन हो, और भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण के लिए अध्ययन होना अति आवश्यक माना गया था। उसके बाद में है अगला बिंदु ये आ गया मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ये टॉपिक शायद न्यू सिलेबस में हटा दिया गया है, इसका महत्व नहीं है क्योंकि नई एनसीईआरटी सिलेबस में जो विभिन्न विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ का संबंध है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्र और उपक्षेत्र, सामाजिक भूगोल उसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, सामाजिक भूगोल अन्य किन विषयों से जुड़ी हुई है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सभी बिंदु किससे जुड़े हुए हैं, सामाजिक भूगोल के ही पहलू है। ठीक है, नगरीय भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है, नगरीय भूगोल अपने आप में एक सब्जेक्ट जिसका उपक्षेत्र नहीं है। राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र है, निर्वाचन और सैन्य। यानी राजनीतिक भूगोल का महत्व किस किस में है, निर्वाचन भूगोल के रूप में, सैन्य, दोनों पार्ट किसके, राजनीतिक भूगोल के। जनसंख्या भूगोल इसका कोई उपक्षेत्र नहीं है, आवास भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल के अंदर कौन कौन से है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये सब किसके बिंदु है, आर्थिक भूगोल के अंदर शामिल किए गए हैं। तो यहाँ से यदि छोटा प्रश्न आता है तो अपने को प्रमुख जैसे सामाजिक भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से, तो इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक भूगोल के ये दो है और आर्थिक भूगोल के ये 6 उपक्षेत्र है, तो इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। ये पार्ट अपना सिलेबस में अब की बार है नहीं, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। तो ये पहला लेसन जो था अपना मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति में विषय क्षेत्र जो है, इसकी चर्चा अपन ने विस्तार से की है। किस तरह का प्रश्न बनता है इसकी चर्चा भी अपन ने की कि यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। जैसे ही बोर्ड की द्वारा ब्लूप्रिंट जारी होगा तो इस लेसन से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, यदि छोटे आते हैं अबसद टाइप में यदि कोई प्रश्न आता है 1 नंबर का, आधा नंबर का, 1.5 नंबर का, उसके अकॉर्डिंग इसके प्रश्न और तैयार करेंगे अपन और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सर्वा क्लासेस से और देखते रहिए अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो जल्दी ही आप तक पहुँचाया जाएगा, तो तब तक देखते रहिए सर्वा क्लासेस। धन्यवाद।